नमस्कार दोस्तों, महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार चौहान। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 9 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। सामान्य तौर पर दोस्तों पदार्थ की जो अवस्थाएं मानी गई है वो 3 मानी गई है और वो अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव और गैस। और इन्हीं तीनों अवस्थाओं के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। तो टॉपिक जो है आज की जो हेडिंग लगने जा रही है वो है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था। और पदार्थ की जो अवस्था होती है वो मुख्यतः कितने प्रकार की पाई जाती है? 3 प्रकार की पाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। अब 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? नाम आपको ज्ञात है, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस होती है। तो हम लिख सकते हैं इसमें फर्स्ट नंबर पे आती है ठोस, ठीक है। सेकंड नंबर पे आती है अवस्था द्रव और थर्ड नंबर पे जो अवस्था आती है उसको कहा जाता है क्या? गैस। अब इन तीनों अवस्थाओं के बारे में आज हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ की अवस्था, उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था कहेंगे? ठोस अवस्था। तो फर्स्ट हेडिंग लग रही है कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था की बात करें दोस्तों, अगर ठोस की बात करें तो उनका जो आकार और आयतन जो होता है वो दोनों ही क्या रहते हैं? निश्चित रहते हैं। दोनों ही क्या रहेंगे? निश्चित रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि इनको संग्रहित करने के लिए किसी पात्र की आवश्यकता नहीं होती। जैसे पत्थर है, पत्थर को आप देखो क्या किसी पात्र में रखते हैं? नहीं, वो वैसे ही पड़ा रहता है। तो इनको संग्रहित करने के लिए किसी जो पात्र की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनका आकार और आयतन दोनों ही कैसे रहते हैं? निश्चित रहते हैं। और ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच की दूरी होती है वो कैसी होती है? नगण्य होती है। और इनके कणों के मध्य में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो काफ़ी प्रबल होता है, ठीक है ना। और ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं इनके कणों में जो गतिज ऊर्जा पाई जाती है वो गतिज ऊर्जा जो होती है वो न्यूनतम होती है। इसी वजह से ठोस पदार्थ के कण जो होते हैं वो गति नहीं करते हैं और न के अगर गति करते हैं तो वो भी क्या है? न के बराबर। और ठोस पदार्थ में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि संपीड्यता जो होती है वो कैसी होती है? कम होती है। संपीड्यता कैसी होती है? इनकी कम होती है। कहने का मतलब ये है कि इन पर जो है बाह्य दाब का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही कम पड़ता है। क्या पड़ता है? बाह्य दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। ठोस पदार्थों का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। ठोस पदार्थों का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और विसरण की दर जो होती है ठोस पदार्थ के कणों में वो सबसे कम पाई जाती है। तो ये सारे जो मुख्य जो बिंदु है ये कौन सी अवस्था के हैं? ठोस अवस्था के। अगर ये गुण जिस पदार्थ में पाए जाते हैं तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। तो ठोस अवस्था के जो मुख्य बिंदु है वो कौन कौन से हैं वो आप इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बिंदु इसमें आएगा और वो बिंदु क्या है? सबसे पहला बिंदु क्या होता है कि ठोस का आकार व आयतन। ठोस का आकार व आयतन कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोस का आकार व आयतन कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थ के कणों के मध्य दूरी नगण्य होती है।
और अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होता है इनमें, सबसे अधिक होता है। तो हम लिख सकते हैं ठोस के कणों के मध्य, ठोस के कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल, कौन सा, अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है। और इनके कणों के मध्य में जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो हम लिख सकते हैं कि ठोसों के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। गतिज ऊर्जा कैसी होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है। कहने का मतलब ये होता है कि ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो कण गति नहीं करते या न के बराबर गति करते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं, अगला पॉइंट क्या हो सकता है इसमें, कि ठोस के कण गति नहीं करते हैं अथवा न के बराबर गति करते हैं। न के बराबर क्या है, गति करते हैं। ठीक है। और ठोस जो होते हैं इनमें संपीड्यता जो होती है वो सबसे कम होती है। संपीड्यता क्या होती है, सबसे कम होती है। ठोस में संपीड्यता सबसे कम होती है। संपीड्यता जो होती है इनमें क्या होती है, सबसे कम होती है। बाह्य बल या बाह्य दाब का जो प्रभाव होता है वो इन पर बहुत ही कम होता है। ठीक है ना। और ये आकार नहीं बदलते हैं। बाह्य दाब का प्रभाव बहुत कम होता है। बाह्य दाब का प्रभाव क्या होता है इन पर, बहुत ही कम होता है। इनका जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है। घनत्व कैसा होता है, सबसे अधिक। ठोसों का घनत्व सबसे अधिक होता है। घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और इनमें जो है बहने का गुण जो होता है वो नहीं होता। बहने का गुण इनमें नहीं पाया जाता। ठीक है ना। क्योंकि ये ठोस है, कण जो है बहुत ही नजदीक होते हैं। कणों के बीच में जो दूरी होती है वो कैसी होती है, न के बराबर होती है, नगण्य होती है। इसी वजह से इनमें जो है बहने का गुण नहीं होता है। ठीक है। तो ठोसों में बहाव का गुण नहीं होता है। किसका गुण नहीं होता है, बहाव का गुण नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात कि ठोसों को संग्रहित करने के लिए किसी पात्र की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। ठोसों को संग्रहित करने के लिए किसी पात्र की आवश्यकता नहीं होती है। किसी पात्र की आवश्यकता नहीं होती है। और जो विसरण की जो दर होती है, कौन सी दर, विसरण की जो दर होती है, यानी कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के साथ में जो अंतर मिश्रित हो जाते हैं,
ठीक है ना, जिसको विसरण कहा जाता है। ये विसरण की जो दर होती है ठोस पदार्थ के कणों में सबसे कम पाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि ठोसों में विसरण सबसे कम होता है। विसरण जो है ये इनमें क्या होता है, सबसे कम होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने जिस अवस्था के बारे में पढ़ा है वो कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था के बारे में हमने क्या पढ़ा, एक बार हम देखेंगे कि पदार्थ की जो मुख्य है 3 अवस्थाएं पाई जाती है, जिसमें से पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी है द्रव और तीसरी क्या है, गैस। हम पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था के बारे में। हमने क्या देखा कि ठोस का जो आकार और आयतन है वो कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। और ठोस पदार्थ के कणों के मध्य जो दूरी होती है वो कैसी होती है, नगण्य होती है। और ठोस के कणों के मध्य में जो आकर्षण बल है वो अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो सबसे अधिक होता है। और ठोसों के कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है वो कैसी होती है, न्यूनतम होती है। और ठोस के कण गति नहीं करते या फिर न के बराबर जो है गति करते हैं। ठोसों में जो संपीड़ितता होती है वो सबसे कम होती है, यानी कि इन पर बाह्य दाब का प्रभाव जो होता है वो बहुत ही कम होता है। और ठोसों का घनत्व जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ठोसों में बहाव का गुण नहीं होता और ठोसों को संग्रहित करने के लिए किसी पात्र की आवश्यकता नहीं होती है। और इनमें जो विसरण होता है वो सबसे कम पाया जाता है। तो ये सभी गुण जिस अवस्था में पाया जाता है, पदार्थ की जिस अवस्था में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहेंगे। ठीक है। और जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि अगर किसी ठोस पदार्थ की बात की जाए तो उनके जैसे मान लीजिए ये ठोस पदार्थ हैं, ठीक है ना। अब इसके बीच में जो कण पाए जाते हैं, कणों के बीच में जो दूरी पाई जाती है, कणों के बीच में क्या पाई जाती है, जो दूरी पाई जाती है, ये दूरी जो होती है कैसी होती है, इसमें दूरी जो होती है वो कैसी होती है, इसमें नगण्य होती है। कण जो होते हैं वो बहुत ही पास में स्थित होते हैं। कण आपस में इतने सटे हुए होते हैं कि इनके बीच में जो दूरी होती है वो कैसी पाई जाती है, नगण्य पाई जाती है। और इसी वजह से आप देख सकते हो कि इनमें जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और कणों के बीच में दूरी नहीं होने की वजह से कण जो होते हैं वो गति नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से इनकी जो गतिज ऊर्जा जो होती है वो कैसी पाई जाती है दोस्तों, न्यूनतम पाई जाती है। तो आप देख सकते हो जो कण इसमें मैंने बनाए हैं वो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे कि वो कण जो है कैसे हैं, इसमें बहुत ही पास में कणों के बीच में जो दूरी है आप देख सकते हो, ठीक है ना। दूरी जो होती है वो बिल्कुल भी नगण्य होती है, आप देख सकते हो। तो इस वजह से ना तो इनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, ना ये कण गति कर पाते हैं, ठीक है। और इनमें अंतराण्विक जो आकर्षण बल होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और संपीड़ितता जो होती है वो भी इनमें जो होती है सबसे कम पाई जाती है। तो ये सारे जो गुण थे ये कौन सी अवस्था में थे, तो उस अवस्था में। अब हम जो नेक्स्ट जो अवस्था पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है, द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था पढ़ेंगे, अब हम द्रव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो द्रव अवस्था क्या होती है उसके बारे में आप देखेंगे। दूसरी जो अवस्था होती है जिसको कहा जाता है कौन सी अवस्था, द्रव अवस्था। अब द्रव अवस्था के क्या गुण हैं, द्रव अवस्था के क्या गुण हैं वो आप देखोगे। देखिए जो द्रव होते हैं, द्रवों का जो आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन जो आयतन है वो कैसा होता है, इनका निश्चित होता है। ठीक है। ठोसों की अपेक्षा इनमें जो संपीड़ितता होती है वो अधिक होती है। संपीड़ितता इनकी क्या होती है, अधिक पाई जाती है। और इनमें बहाव का गुण भी पाया जाता है क्योंकि ये कैसे होते हैं, तरल होते हैं। और इनके कणों के बीच में जो दूरी होती है ठोसों की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। कणों के बीच की जो दूरी होती है ठोस पदार्थ के कणों की तुलना में क्या होती है, अधिक पाई जाती है। और इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी ठोसों से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। इनमें विसरण ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होगा। विसरण जो होता है वो ठोस की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इनको संग्रहित करने के लिए खुले पात्र की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, खुले पात्र की आवश्यकता होती है। कणों के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा क्या पाया जाता है, इनमें कम पाया जाता है। तो ये सभी गुण जिस अवस्था में, जिस पदार्थ में पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव अवस्था कहते हैं। तो द्रव अवस्था जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके क्या क्या गुण होंगे वो आप देखेंगे। द्रव अवस्था में
सबसे पहली बात, इनका आकार अनिश्चित। इनका आकार कैसा होता है? अनिश्चित। लेकिन आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच में जो दूरी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है ना। ठोसों की अपेक्षा द्रव पदार्थों के कणों के मध्य दूरी ज्यादा होती है। कणों के मध्य दूरी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है। जैसे आप देखें, ये इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो कण हैं, कणों के बीच में हमने क्या बनाई है? इसमें दूरी बनाई है। ठीक है ना। तो ठोस की अपेक्षा यहाँ पर जो कण होते हैं वो थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं। कणों के बीच में थोड़ी दूरी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। इसी वजह से कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है, और कणों के बीच की कणों के जो गति होती है वो भी ठोस की अपेक्षा जो है वो क्या पाई जाती है? इसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो अब आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो द्रव है, द्रव में ये जो कण बनाए गए हैं, कण के बीच में क्या पाई जा रही है? दूरी पाई जाती है। किसकी अपेक्षा ज़्यादा है? ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ठीक है। तो हम अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगला पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं कि इनमें या इनके कणों की गतिज ऊर्जा ठोसों से ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? ठोसों से ज़्यादा होती है। और इसी पर यहाँ पे बिंदु बन जाएगा, और वो बिंदु क्या होगा कि कणों में जो गति होती है वो ठोस के कणों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इनके कणों की गति ठोसों से अधिक होती है। और जो संपीडयता होती है वो भी ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। संपीडयता भी ठोसों की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। तो अगला बिंदु बन जाएगा इसमें, संपीडयता ठोसों से अधिक होती है। संपीडयता जो होती है वो ठोसों से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। और इसके साथ साथ में हम कह सकते हैं कि इनमें बहाव ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि ये कौन सी अवस्था में होते हैं? तरल अवस्था में होते हैं। तो हम लिख सकते हैं द्रव में बहाव का गुण ठोसों से अधिक व गैसों से कम होता है। ठोसों से अधिक और गैसों से क्या होता है? कम होता है। फिर इसी तरीके से इनको एकत्रित करने के लिए या संग्रहित करने के लिए खुले पात्र की आवश्यकता होती है। इनका घनत्व जो होता है वो ठोसों से क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। इनमें घनत्व
ठोसों से कम होता है। घनत्व जो होता है वो ठोसों से कम होता है, ठीक है। संग्रहित करने के लिए खुले पात्र की, कैसे पात्र की, खुले पात्र की आवश्यकता होती है, खुले पात्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। और अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो ठोसों की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। इनके कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होंगे, ठोसों से कम होता है, ठोसों से क्या होता है, कम होता है। लेकिन जो विसरण होती है वो ठोसों से क्या होती है, अधिक होती है। ये ध्यान रखना कि द्रवों में विसरण ठोसों से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे जो बिंदु हैं वो हमने पढ़े किसके अंतर्गत, ये बिंदु पढ़े हमने द्रव के अंतर्गत। तो हम एक बार द्रव अवस्था के बारे में जानकारी फिर से लेते हैं। द्रव अवस्था क्या है कि इनका जो आकार है वो तो होता है अनिश्चित, लेकिन आयतन कैसे होता है, निश्चित होता है। जिस पात्र में डालोगे उसी का आकार ये ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन आयतन में कोई बदलाव नहीं होता। ठोस की अपेक्षा द्रव पदार्थ के कणों के मध्य में दूरी जो होती है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। और इनके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो ठोसों से क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि कणों के बीच में क्या पाई जाती है, दूरी पाई जाती है। इसी वजह से कण जो है आराम से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है और तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और इनके कणों की गति ठोसों से क्या होती है, अधिक होती है। और संपीड़ितता जो होती है वो ठोसों से कैसी पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। यानी कि बाह्य दाब का इन पर जो प्रभाव होता है वो अधिक पड़ता है, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। फिर आपने देखा कि द्रव में जो है बहाव का जो गुण होता है वो ठोसों से अधिक और गैसों से क्या होता है, कम होता है। और इनमें घनत्व ठोसों से क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। संग्रहित करने के लिए खुले पात्र की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इनके कणों के मध्य में जो अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो ठोसों से क्या होता है, कम होता है। और द्रवों में जो विसरण होता है वो ठोसों से क्या होता है, अधिक पाया जाता है, लेकिन गैस से कम होगा, गैस से क्या होगा, कम होगा। तो अब दोस्तों जो तीसरी अवस्था जो आती है उस तीसरी अवस्था को हम क्या कहते हैं, गैस अवस्था। और गैसों में हम क्या देखते हैं कि ना तो आकार निश्चित होता है ना ही उनका आयतन निश्चित होता है, दोनों ही कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। और जो कणों के बीच की जो दूरी होती है ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक होती है। अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे न्यूनतम इनमें पाया जाता है, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी कणों की, इनके ठोस से और द्रव की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है। और इसी वजह से जो इनके कण होते हैं वो तेजी से क्या करते रहते हैं, अनियमित और यादृच्छिक गति करते रहते हैं। घनत्व जो होता है गैसों का सबसे कम पाया जाता है, विसरण गैसों का सबसे अधिक होता है। और इनको संग्रहित करने के लिए बंद पात्र की आवश्यकता होती है। और संपीड़ितता का जो गुण होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है। बाह्य दाब लगाने पर, ठीक है ना, इस पर जो गैसों पर जो है प्रभाव ठोस और द्रव की तुलना में सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये सब हम जो पढ़ते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।